गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है अपुआ तंत्र। अपुआ तंत्र जैसे नाम से स्पष्ट है, यानी कि नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम इस वाले लेसन में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ही देखते हैं कि अपुआ तंत्र होता क्या है। तो अपुआ क्या है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को क्या बोला जाता है? अपुआ। निश्चित वाहिका क्या मतलब, यानी कि नदी का एक निश्चित रास्ता होगा और नदी का पता है कि वो ढलान की दिशा में बहती है। ठीक, तो नदी का एक निश्चित रास्ता होगा, उसके माध्यम से हो रहे जल के क्या है प्रवाह को क्या बोला जाता है? अपुआ। ठीक है, और सारी नदियों को मिला के उसके अपुआ को क्या बोला जाता है? अपुआ तंत्र बोला जाता है। ठीक, तो इससे पहले हम कुछ नाम देखते हैं जो हमारे इस लेसन में यूज होंगे बार बार, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। अगला है तुम्हारा जल ग्रहण या कैचमेंट एरिया। ठीक, इसमें क्या होगा कि नदी जिस क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसको क्या बोला जाता है? नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। यानी कि नदी जहाँ से आ रही है, जिस एरिया से, और उसका पानी जहाँ जहाँ से बह के आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? नदी का कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र। अगला क्या है? अपुआ द्रोणी। अपुआ द्रोणी का क्या मतलब कि एक मुख्य नदी व सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। ठीक, एक मुख्य नदी यानी कि नदियाँ पता है, जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे नदियों का अपवाह तंत्र, हम उसमें देखेंगे कि एक नदी है वो मुख्य नदी होती है और उसमें अनेक छोटी छोटी उसकी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, तब वो बड़ी नदी का आकार ले लेती है। ठीक है, तो ये होगी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या बोला जाता है? अपुआ द्रोणी। ठीक, अब अगला है जल विभाजक या जल संभर। ठीक, तो एक अपुआ द्रोणी को दूसरी अपुआ द्रोणी से अलग करने वाली सीमा, उसको क्या बोला जाता है? जल विभाजक या जल संभर। यानी कि जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि गंगा का अपुआ तंत्र, इधर हम पढ़ेंगे सिंधु का अपुआ तंत्र। ठीक है, तो उनके बीच में एक ऐसा क्षेत्र जो उनके एरिया को अलग करता हो कि इस एरिया तक क्या है? सिंधु नदी का जल क्षेत्र है और इस एरिया से इधर गंगा का है, उससे आगे ब्रह्मपुत्र नदी का जल क्षेत्र है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? जल विभाजक। या तो ये कोई ऊंचा पर्वत हो सकता है या ऊंची जगह हो सकती है। ठीक है, जो उनके बीच में क्या करता है? डिवाइड करता है उनको, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा जल विभाजक। अब हम देखते हैं, हमें भारत के अपुआ तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो भारत में हम दो तरह के अपुआ तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक अपुआ तंत्र होगा वो हिमालय की नदियों का होगा और दूसरा अपुआ होगा वो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का होगा। ठीक है, तो जो हमारा हिमालय पर्वत है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हम तीन तरह के अपुआ तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या क्या है? गंगा का अपुआ तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु अपुआ तंत्र यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और अगला है क्या? ब्रह्मपुत्र अपुआ तंत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो कि वो नदियाँ निकलती कहाँ से हैं, उनकी सहायक नदी कौन सी है, उनकी लंबाई कितनी है, किस किस एरिया से बहती हैं, कौन से बांध बने हुए हैं उनके ऊपर, उनके पानी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये सब हम इन नदियों की विशेषताओं में पढ़ेंगे, इन नदियों के बारे में पढ़ते पढ़ते। अब आगे देखो कि जब ये नदियाँ निकलती हैं, यानी कि जो हिमालय है ये पर्वत है, पता है तुम्हें। ठीक, तो नदियाँ ऊंचाई से निकलती हैं। ठीक है, तो वो रास्ते में बहते हुए क्या है, अपनी रास्ते में उसको काटते हुए चलती हैं भूमि को। ठीक, तो अपर्दन करते हुए चलती हैं, तो अपर्दन से वे क्या बनाती हैं? गोर्ज बनाती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। ये सारे नाम हम हमारे जो फर्स्ट बुक है उसमें पढ़ेंगे, हम 7th चैप्टर में ये। लेकिन फिर भी यहाँ बता देती हूँ मैं एक बार कि गोर्ज क्या होता है कि जब नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है, ठीक है, तो वो अपने रास्ते में कटाव करती है, तो वो कटाव इतना गहरा हो जाता है कि हमें एक लाइन सी दिखाई देती है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? गोर्ज। ठीक है, ऐसे वी शेप घाटी क्या होता है कि जैसे ये पर्वत है, यहाँ से नदी निकल रही है, ठीक है, और ये रास्ते में क्या है, इसने ऐसे आकृति बना रखी है कटाव करके। ठीक है, तो ये वी शेप हो गया। वी शेप और गोर्ज में क्या डिफरेंस है? वी शेप में ऐसे दिखाई देता है, लेकिन गोर्ज में ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक, तो ये एक लाइन सी बनी दिखाई देती है ना, ये ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है पानी इसमें।
ठीक, जलप्रपात क्या होता है कि जैसे कि नदी ऐसे बह रही है, ठीक, नदी ऐसे पर्वत से बह रही है, उसके रास्ते में कहीं पे कठोर चट्टान आ गई तो उसको काट नहीं पाई, फिर यहाँ पे क्या है कोमल चट्टानें आ गई तो उसको पानी ने काट दिया, यानी कि नीचे की तरफ फिर गिरी, फिर रास्ते में फिर इधर कठोर चट्टानें आ गई, उसको पानी उसको काट नहीं पाया, फिर इधर फिर मुलायम चट्टान आ गई, उसने पानी को फिर से काट दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आकृति बनती हुई चल रही है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, जलप्रपात कहलाएगा, ठीक। उसके बाद जब नदी नीचे उतरती है, मैदान में प्रवेश करती है, तो मैदान में वो क्या करती है कि उसके जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, यानी कि उसमें अवसाद की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है और वो अपने साथ ले जाने पाती है उसको, तो वो धीरे धीरे उसको मैदान में निक्षेप करना शुरू कर देती है। अगर ऊंचाई से बह के आएगा तो पानी के साथ वो जो अवसाद हैं वो बह लेंगे, लेकिन अगर समतल मैदान में नदी बह रही है तो वो जो अवसाद की मात्रा है वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगी, यानी कि जमना शुरू हो जाती है, ठीक। तो नदी जब मैदान में जाती है तो निक्षेपण से उसके बनने वाली स्थलाकृति कौन सी है, गोखुर झील है, बाढ़ का मैदान है, डेल्टा है, ठीक। गोखुर झील क्या होता है कि नदी मान लो इस रास्ते से बह रही है, उसके रास्ते में यहाँ पे कोई कठोर चट्टान आ गई तो उसको काट नहीं पाई, उसके आसपास फिर से मुलायम चट्टान मिल गई उसको, तो इधर से काट के पानी इधर से बहने लगा, ठीक। तो जैसे गाय का खुर होता है ना, वैसी आकृति बन जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, गोखुर झील। तो अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट कि ये हिमालय जो पर्वतीय उपतंत्र है ये बना कैसे, कि ये ऐसे ही था कि पहले कैसे था, कि अब जो हमें दिखाई देता है जैसा अब इसका पैटर्न है ये पहले वैसा ही था, कि ये प्राचीन काल में ये किसी और टाइप में था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है कि, और ये तुमने सेकंड चैप्टर में अभी पढ़ा होगा कि जो टाइम समय सारणी दी गई है जिसमें तुम्हारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके अब मानव आधुनिक मानव तक का टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, जिसमें कार्बोनिक फेरस प्लीस्टोसीन मायोसीन वगैरह युग वगैरह दिए गए हैं, ठीक। तो उसमें देखो कि आज से 2.5 करोड़ वर्ष पहले मायोसीन काल था उस टाइम में, ठीक। तो ये एक विशाल नदी थी और इसका नाम था क्या, इंडो ब्रह्मा नदी, ठीक है, ये नाम था इसका इंडो ब्रह्मा नदी, और ये हिमालय के समानांतर बहती थी, ठीक। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये हिमालय के ऐसे समानांतर बहती थी, यानी कि उल्टी बहती थी, असम से इधर पंजाब तक, ठीक है, यानी कि इस रास्ते में बहती थी। तो ये बताया कैसे गया कि ये ऐसे बहती थी, इसका प्रूफ क्या दिया कि एक तो शिवालिक जो तुम्हारा पर्वत है उस वो कंकड़ पत्थर वगैरह से बना हुआ है, कि जो नदियों से बहते हुए आते हैं आज की जो संरचना मिलती है वैसे ही तुम्हारे शिवालिक में जो अवसाद की मात्रा है वो वैसी ही है, ठीक। एक तो उन्होंने ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक तो ये कारण बताया कि पहले ये नदी इस हिमालय के समानांतर बहती थी असम से पंजाब तक, ठीक। उसके बाद और क्या बताया उन्होंने, और जो तुम्हारा शिवालिक पर्वत है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, यानी कि वो कटा फटा पहाड़ है उसके, ठीक। कोई पहाड़ी इतने एरिया में है, फिर आगे चल के है, फिर आगे चल के है, बीच का एरिया क्या है उसका मैदानी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एरिया पानी ने काट के इसको समतल कर दिया है, तो ये उन्होंने क्या दिए, प्रूफ दिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये इंडो ब्रह्मा नदी थी उस टाइम की, ये आगे चल के 3 भागों में बट गई, ठीक है। पश्चिम में तुम्हारी क्या होगी, सिंधु नदी का उपतंत्र हो गया, बीच में क्या हो गया, गंगा नदी का, और पूर्व में क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी का उपतंत्र हो गया, ठीक। और ये बीच में डिवाइड कैसे हुआ कि जब इस विशाल नदी का विभाजन हुआ तो पोटवार का पठार, यानी कि जिसको दिल्ली रिज बोला जाता है, उसने इनके बीच में क्या किया, जल विभाजक का काम किया। ऊपर पढ़ा था हमने जल विभाजक किसको बोला जाता है या जल संभर किसको बोला जाता है, तो ये है जल विभाजक, ठीक है, जिसके कारण ये नदी है ये 3 भागों में बट गई, यानी कि उस टाइम की इंडो ब्रह्मा नदी है वो आज की तुम देखते हो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के अफवाह में बट गई है, ठीक। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हिमालय के अफवाह तंत्र, ठीक है। हिमालय में हम 3 अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। पहला है तुम्हारा क्या, गंगा का अफवाह तंत्र, सिंधु का अफवाह तंत्र, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र। ऐसे ही प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में हम पढ़ेंगे क्या, कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं,
ठीक है, जिनमें तुम्हारी क्या है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये होगी मुख्य, नर्मदा है, ताप्ती है। ठीक, तो इनमें से हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं कि जो जाके गंगा और यमुना नदियों में मिल जाती हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम भारत में 2 प्रकार के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में।